नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पुणे आपके सामने हाजिर है भारत के भूगोल के स्पेशल बैचेस में, जहां पर अपन इंडियन ज्योग्राफी सीरीज पढ़ रहे हैं। और ये बैच आप स्पेसिफिकली आरएसएसआई और इनसे संबंधित जितनी भी जो वैकेंसीज है, यानी कि राजस्थान में या फिर अदर जो भी स्टेट्स की जो वैकेंसीज है जिसमें भारत के भूगोल का जो वेटेज रहता है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इसमें अपन पूरे कंप्लीटली टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सामान्य परिचय को और जनरल इंट्रोडक्शन में क्षेत्रफल से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, अवस्थिति विस्तार से संबंधित, इनकी कौन कौन सी सीमाएं कहां पर लगती हैं, इंटरनल मैप के अंतर्गत कर्क रेखाओं को हमने देख लिया था। और जो हमारी मानक समय रेखा है उनके बारे में चर्चा करी थी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। सभी चर्चाएं अपन सामान्य इसके बारे में कर चुके हैं, यानी कि भारत का सामान्य परिचय हमारा ओवर हो चुका है। अब आने वाली इसी क्लासेस के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश या फिर भारत के भौतिक प्रदेश, जिसको अपन कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आज के इस क्लासेस के अंतर्गत सामान्य परिचय के बाद में अपन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज की क्लासेस में अपन पढ़ने वाले यानी कि भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और भौतिक प्रदेश क्या चीज होता है उनके बारे में कहते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात क्वेश्चन यही पैदा होता है कि सर भौतिक प्रदेशों का जो आपका विभाजन किया जाता है वो कितने भागों में किया जाता है। उससे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसका विभाजन का आधार क्या है। भौतिक प्रदेश जो है तो इनका आधार क्या है, सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पर ये रेज होता है। इनके सर आधार की बात करें, ये दो बड़े आधार हैं जिनके आधार पर भारत के या राजस्थान के या फिर किसी भी देश के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। इनके आधार की बात करें सर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा धरातल, और दूसरा अपन बात करते हैं जलवायु। या फिर आप कह सकते हो कि सर धरातल के अंतर्गत जो स्थलाकृति जितनी भी जो होती है ना, स्थलाकृतियों के अनुसार इनका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। किस प्रकार की स्थलाकृतियों वाला क्षेत्र है तो उसको एक अलग भौतिक प्रदेश के रूप में बांटा जाता है। साथ ही साथ वहां की जलवायु किस प्रकार की है, इस आधार पर हमने क्या किया है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश बनता है, एक अलग प्रकार का समतल जो रेतीला धरातल बनता है। जैसे ही अपन अरावली की दिशा में जाते हैं तो अरावली की उबड़ खाबड़ पहाड़ियां और जो पर्वतीय प्रदेश आपको दिखाई देता है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो फिर से एक समतल उपजाऊ मैदान आता है। उसके बाद में जाते हैं तो एक अपना प्रायद्वीप, एक अपना जो पठारी प्रदेश दिखाई देता है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहां पर ये चारों के चारों जो क्षेत्र है अपने आप में भिन्नता रखते हैं धरातल और जलवायु के आधार पर। तो सेम वे यहां पर हमें समझना है, जब भारत की अपन बात करें तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है, जो भारत का हमारा भौतिक प्रदेश है, वो भी धरातल और जलवायु के आधार पर विभाजित किया गया है। ये अपने आप में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। इस आधार पर हमारे भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है, तब आपको बताना सर 6 भागों के अंतर्गत इसको विभाजित किया जाता है। अगली बात, वो 6 भाग कौन से, अपन मैप के माध्यम से पूरा वहां पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि वो हमारे 6 भौतिक प्रदेश कौन से हैं। सबसे पहले भारत के उत्तर में हमें दिखता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पहला हमारा रहेगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर उसके दक्षिण में बात करते हैं, यानी कि आपका उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है। उसके नीचे अपन देखते हैं जो सबसे पुराना, सबसे मजबूत जो भौतिक प्रदेश है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद में अपन चलते हैं तो पश्चिम दिशा में इसी जो उत्तर का जो विशाल मैदान के अंदर ही कभी इसको अध्ययन किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको जो 6 भागों में जो बांटा गया है उनको अलग से बताया गया है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम बात करते हैं, अगला बन जाएगा सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक अलग से भौतिक प्रदेश बन जाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो सर ये प्रायद्वीपीय पठार के आसपास का जो उपजाऊ बेसिन बनता है उसको कहा जाता है तटीय प्रदेश। ये हमारा बन जाएगा तटीय प्रदेश। अब तटीय प्रदेश के अलावा अपन अगली बात करें तो इनके अलावा जो हमारा बनता है वो बनता है द्वीपीय विस्तार, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लक्षद्वीप हो गया, ये मुख्य रूप से शामिल है। तो अगला हमारा भौतिक प्रदेश हो गया द्वीपीय विस्तार। मैप के माध्यम से अभी अपन समझेंगे कि ये कहां कहां पर अवस्थित है, लेकिन अभी अपन बात करते हैं कि हमारे भारत के भौतिक प्रदेश ये 6 प्रकार से बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार,
और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश और आपके द्वीपीय विस्तार। इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। बांटने का आधार आपसे पूछा जाए कि यहाँ की जो स्थलाकृतियों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, क्योंकि सर आप उत्तर से दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हो तो आपको निश्चित तौर से अलग प्रकार का भूभाग दिखाई देता है, अलग प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई देती है। जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हो ना, पर्वतीय प्रदेश दिखाई देता है, आगे आप देखते हो एकदम से समतल मैदान आ जाता है, मतलब उस एरिया से ये एरिया डिफरेंट हो गया। फिर आप चलते हो तो आगे प्रायद्वीपीय पठार, ऊपर उठा हुआ भूभाग और एक अलग ही प्रकार का प्रदेश दिखाई देता है, तो इसका मतलब अगला प्रदेश हमारा कौन सा बन जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिम दिशा में जाओ तो है तो सर मैदान ही, लेकिन वो मैदान और जो हमारा जो गंगा यमुना का मैदान है या उत्तर का मैदान है उससे थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। उनकी जलवायु देख लीजिएगा, इसकी जलवायु देख लीजिएगा, उनकी मृदा को देख लीजिएगा, यहाँ की मृदा को देख लीजिएगा, जनसंख्या के निवास को देख लो, वनस्पति को देख लो, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो एक अलग से भौतिक प्रदेश के रूप में हमें विभाजित करना पड़ा धरातल और जलवायु के आधार पर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के आसपास का तटीय प्रदेश बन जाएगा और उसके साथ में हमारे जो द्वीपों का जो विस्तार पाया जाता है ये द्वीपीय विस्तार करके अपना अलग प्रकार से ये 6 भौतिक प्रदेश है। हम आने वाली क्लासेस में 1 बाय 1 ये काफी हमारे वीडियो जो इसकी सीरीज आएगी जिसमें अपन इनको पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये वाला जो भौतिक प्रदेश है बहुत अच्छे डिटेल के साथ में, इनमें जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती है, हिमालय, हिमालय के अलावा कौन कौन सी यहाँ पर पर्वतमाला पाई जाती है, कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन सी घाटियां पाई जाती है, कौन से मैदान पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियां यहाँ पर निवास करती है, ये सारा इसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर लेंगे। कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है, कौन सी चोटियां, सारा चीज इसमें देख लेंगे। फिर उत्तर का जब विशाल मैदान देखेंगे तो सर उत्तर के विशाल मैदान की क्या विशेषताएं पाई जाती है, कौन सा यहाँ पर कृषि मुख्य रूप से की जाती है, जनसंख्या के आधार पर हम निवास करती है। और दूसरी अपन बात कर लेंगे सर कौन सा गंगा का मैदान है, कौन सा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है, कौन सा सिंधु नदी का मैदान है। इस प्रकार से अलग अलग विभाजित करके इन सबको क्लासिफाइड कर देंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार की तरफ बढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से इनकी संरचना है ना, उस पर कौन कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है, उन पर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, पर्वत और पठार, फिर उसके ऊपर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना, इस प्रकार से। और जलवायु के सामने सारी प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे। फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, थार का मरुस्थल है कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, कुल थार का मरुस्थल कौन कौन से देशों में पाया जाता है, उनमें से भारत में कितना पाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं उनकी पाई जाती है। फिर उनकी जनसंख्या, वर्षा और उनके समन्वय वनस्पति की चर्चा करते हैं। फिर अपन तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय प्रदेश के आसपास का अलग अलग तटों के जो नाम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कोंकण तट पढ़ते हैं, कनारा तट पढ़ते हैं, काठियावाड़ तट पढ़ते हैं, मालाबार तट पढ़ते हैं, है ना, उस प्रकार के तटों की सारी अपन चर्चा करेंगे। ये भी पढ़ेंगे तटीय भूभाग में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तटीय प्रदेश में कौन कौन से द्वीपों का निर्माण होता है, उन द्वीपों पर हमारे क्या क्या जो अंतरिक्ष के प्रक्षेपण केंद्र वगैरह स्थापित किए गए, किसका नाम क्या कब स्थापित हुआ, थोड़ी चर्चा उसकी भी अपन कर लेंगे। उनके आसपास में जो तटीय क्षेत्र में जो झीलों का निर्माण होता है जिसको अपन लेगून या कयाल कहते हैं, उनकी भी चर्चा अपन इसके अंतर्गत कर लेंगे। फिर द्वीपीय विस्तार पर जब अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन सारे द्वीपों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पढ़ता है उसमें कौन सा अंडमान है, कौन सा निकोबार है, इनको विभाजित करने वाला कौन सा आपकी जल संधि बनती है ना, फिर उनके द्वीपों के मध्य कौन कौन सी जल संधियों का निर्माण होता है, उनके ऊपर जो हमारी राजधानी है वो कौन से द्वीप के ऊपर अवस्थित है, वहां का हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है, कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य वहां पर अवस्थित है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर जैव विविधता की दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है और वर्तमान में कौन कौन से द्वीपों का नाम किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है, किसके आधार पर रखा गया, वो सारी चर्चा अपन करंट के प्रोस्पेक्टिव भी करेंगे। फिर लक्षद्वीप पर आएंगे, उनकी क्या विशेषता है, उनमें कौन कौन से संधियां, जल संधियां बनती, कौन कौन से डिग्री चैनल वहां पर बनते हैं, है ना, मालदीव से कौन सा अलग करता है, मिनिकॉय से कौन सा अलग करता है, लक्षद्वीप की मुख्य भूमि को, प्रवाल द्वीप है कैसे निर्माण हुआ, है ना, वो सारी चर्चा अपन करेंगे द्वीपीय विस्तार के बारे में। और सर साथ ही साथ दोस्तों हम सारे भौतिक प्रदेशों के इस प्रकार से चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लासेस में अपन स्टार्ट करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आज की क्लासेस में अपन स्टार्ट करते हैं सर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में क्या है। हमारा पहला भौतिक प्रदेश रहेगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है सर इसमें क्या शामिल है, जनरली हम यही सोचते हैं कि सर उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में तो हिमालय शामिल है ना। दोस्तों यहां पर केवल हिमालय शामिल नहीं है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में और कुछ भी है। सवाल यहीं से बनता है। देखो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अपन बात करें, इसमें सर 3 चीजें मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, पहला हमारा बन गया ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हिमालय को, उसके बाद में पढ़ते हैं हिमालय को, फिर पढ़ते हैं सर पूर्वांचल की पहाड़ियां,
पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये 3 तरह से बांटते हैं सर। जब भी अपन बात करते हैं केवल हिमालय नहीं है, हिमालय के अलावा भी चीजें हैं। देखो तो अपन बात करते हैं इस वाले एरिया की, जो हमारा उत्तर का जो विशाल पर्वतीय प्रदेश बनता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस प्रदेश के अंतर्गत, यहां पर मैं एक पर्वतमाला को यहां पर बनाने का काम करूंगा और उसका नाम देखते हैं। देखो सर यहां पर उत्तर में बात करें ना, यहां पर 3 मुख्य रूप से श्रेणियां पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जैसे इनका मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, ये काराकोरम, पहले चलो इनके नाम नहीं बताते, पहले इनको पूरा डिफाइन कर देते, फिर वन बाय वन जब देखेंगे तब चर्चा कर लेंगे। देखो एक तो ये पर्वतमाला होगी, इन पर्वतमालाओं के दक्षिण में एक और पर्वतमालाएं पाई जाती है, उनको देखिएगा सर। इसके दक्षिण की अपन बात करें तो यहां पर ये 3 श्रेणियां पाई जाती है, यहां पर भी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां यहां पर पाई जाती है ना। वृद्ध हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, और ये आपका शिवालिक हिमालय या फिर आपका दक्षिण हिमालय हो गया। इस प्रकार से सर ये हमारा कौन सा पाया जाता है, ये हिमालय पाया जाता है। ये हिमालय के उस पार पाया जाता है, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये ऊपर वाला भूभाग हिमालय नहीं है, इसका निर्माण हिमालय से काफी पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार मतलब हिमालय नहीं है, ये हिमालय है। और इसके बाद में यहां पर जो हिमालय है ना, वो दक्षिण की तरफ में मुड़ जाता है और यहां पर पहाड़ियों के रूप में अवस्थित आपको देखने को मिलता है। और ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कह सकते हो, पूर्वोत्तर की पर्वतमालाएं कह सकते हो, या फिर आप इसको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। देखो ये 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा कौन सा रह गया, ट्रांस हिमालय, ये है सर हमारा ट्रांस हिमालय। इसके बाद में इनकी चर्चा करते हैं, ये कौन सा बन जाएगा, ये है हमारा हिमालय। इसके बाद में बात करते हैं, ये हमारा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये साथियों, अब इनके बारे में अपन क्या करेंगे, वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा पर्वतीय प्रदेश ओवर हो जाएगा इसमें। लेकिन बहुत सारी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है हमारा कौन सा, ट्रांस हिमालय। अब चर्चा करते हैं अपन ट्रांस हिमालय के बारे में, क्या क्या सवाल बन जाते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यहां पर देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये हिमालय से पहले निर्मित हो चुका था। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखता हूं, हिमालय से पहले निर्मित, हिमालय से पहले निर्मित हो चुका था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है। और इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है। अगली बात है, इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है, 3 श्रेणियां यहां पर पाई जाती हैं। और सर उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैं इनकी बात करूं, उत्तर से दक्षिण में ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो देखो सर, एक आपकी ये बन गई काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख बन गई, उसके बाद में कौन सी बन गई, जास्कर बन गई। सर यहां पर लिख दीजिएगा, के से काराकोरम बन जाएगी, और एल से लद्दाख बन जाएगी, लद्दाख श्रेणी बन जाएगी, और फिर जेड से जास्कर श्रेणी बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, ये काराकोरम श्रेणी बन जाएगी सर। उसके बाद में ये भी आपकी बन जाएगी लद्दाख श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी बन जाएगी। अब यहां से आपका एक सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ट्रांस हिमालय में ये 3 आपकी पर्वतमालाएं मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इतनी बात समझ। अब पीर पंजाल आ सकता है, धौलागिरी आ सकता है, नाग टिब्बा आ सकता है, किसी भी प्रकार की और चोटी का पर्वतमाला का नाम आ सकता है जो हिमालय की हो सकती है या फिर किसी अन्य भाग की हो सकती है। तो 3 हिमालय के, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, और उनका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पहला सवाल। अगला सवाल यहां से बनता है कि सर जो ट्रांस हिमालय की पर्वतमालाएं हैं उनको उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिएगा। सर उत्तर से दक्षिण में ऊपर में काराकोरम आएगा, नीचे लद्दाख आएगा, उसके नीचे जास्कर आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखें कितना सिंपल है, यहां पर देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, अल्फाबेट के हिसाब से इनके नाम है। के फॉर के पहले आता है, उसके बाद में एल आता है अल्फाबेट में, उसके बाद में सबसे लास्ट में जेड आता है। तो पहले के वाली पर्वतमाला मतलब काराकोरम आ जाएगी, एल से स्टार्ट लद्दाख होती
देगी तो एल आ जाएगी, फिर जेड से जास्कर स्टार्ट हो दे तो सबसे लास्ट में जास्कर आ जाएगी, है ना इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम के एल जेड यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और ये हमारी कौन सी पर्वतमाला बन जाएगी, ट्रांस हिमालय में बन जाएगी। सर ये इनमें जो भी घटनाक्रम होगा मतलब वो हिमालय में घटनाक्रम नहीं हो रहा है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से कोई वास्ता नहीं है, हिमालय के उस पार है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन इन तीनों का अध्ययन यहां पर करना है। देखिएगा, देखो सर यहां पर बात करें, ये हमारी बन जाएगी काराकोरम, ये बन जाएगी हमारी लद्दाख, और ये हमारी बन जाएगी जास्कर। काराकोरम बन जाएगी, लद्दाख बन जाएगी, जास्कर बन जाएगी। अब सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारी काराकोरम श्रेणी। देखो अब काराकोरम श्रेणी के बारे में बात करते हैं। सर काराकोरम श्रेणी में हमें क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो पहले नंबर की बात कर लेते हैं काराकोरम श्रेणी। देखो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारी काराकोरम श्रेणी है इसको प्राचीन काल में कृष्णागिरी कहा जाता था। तो प्राचीन नाम की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इसका सर प्राचीन नाम क्या था, तब अपन कहते हैं कि सर इसको कृष्णागिरी कहा जाता था। और दूसरा इसको कहा जाता था सर एशिया की रीढ़ कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। और सर काराकोरम श्रेणी में एक चोटी पाई जाती है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर उस चोटी का नाम क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। देखो यहां पर चोटी पाई जाती है K2 या फिर जिसको बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी उसको बोला जाता है ना, K2 या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कल की डेट में एग्जाम में सवाल आएगा निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है, अन्नपूर्णा आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, K2 आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा। तो ध्यान रखना K2 जो है वो आपकी काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है, मतलब K2 चोटी हिमालय की नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, K2 या गॉडविन ऑस्टिन इनके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले इसकी ऊंचाई याद कर लेते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है 8611, कितना बन जाएगा 8611 बन जाएगा। और ये जो आपकी है ये आपकी दूसरी, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात का ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना ये हिमालय के अंतर्गत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हिमालय के अंतर्गत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन कभी नहीं होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी आए तो निश्चित तौर से ये कहां पर होगी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन होगी। और ये है भी कहां पर, ये भी बता देता हूं, ये पीओके के अंतर्गत है। और ध्यान रखना पीओके हमारा है, तो गलती मत करना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उस कश्मीर को पाक ने अधिकृत किया है अपने इंडिया के अंदर। अपन मैप बनाते हैं ना इंडिया में, तो इंडिया के अंतर्गत है। तो ये कभी डाउट मत नहीं, वो तो पीओके में है। कंचनजंगा हमारी सबसे ऊंची हो जाएगी। हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन बता देना। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि सर भारत की हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब आपको कंचनजंगा बता देना है, ठीक है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये पीओके के अंतर्गत है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर बन जाती है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय के अंतर्गत नहीं आती। इतनी बात आपको काराकोरम श्रेणी के बारे में ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ अपन बात करें काराकोरम श्रेणी के बारे में, यहां पर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर्स, यहां पाए जाते हैं कई प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। एक बात यहां से ये भी ध्यान रखें, जो ग्लेशियर होता है या जो हिमनद होता है ये स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भंडार होता है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा होता है, आपसे कल की डेट में पूछा जाएगा, नदी का जल होता है, झील का जल होता है, या भूमिगत जल होता है, या फिर हिमनद होते हैं। तो हिमनद जो होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भंडार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए, इसमें कई प्रकार के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे मैं इनका नाम देता हूं। सबसे बड़ा जो पाया जाता है वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के बाद में जैसे मैं कहूंगा, यहां पर एक पाया जाता है हिस्पर, यहां पर पाया जाता है
बाल्टोरा यहां पर पाया जाता है, बियाफो ग्लेशियस पाया जाता है, कई प्रकार के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा साल्टोरा। इस प्रकार के नाम आपको ध्यान में रखना है। ये ग्लेशियर्स है और ये कहां पर पाए जाते हैं, ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। कल की डेट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो, साल्टोरा ये क्या है, यानी कि आपकी पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाने वाले मैदान है, घाटियां हैं, दर्रे हैं, या फिर आपके ग्लेशियर्स है। तो यहां पर ध्यान रखना, ग्लेशियर्स है वो भी कहां पर, हिमालय के अंतर्गत है जी नहीं, ये हिमालय के ग्लेशियर्स नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है, हिमालय के उस पार में है। और इस प्रकार से ध्यान रखिए। लास्ट में अपन बात कर लेते हैं सर सियाचिन ग्लेशियर्स की। यहां पर अपन बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में अपन बात करते हैं। तो सर ये भारत का सबसे बड़ा है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है ना। 73 किलोमीटर सर इसकी लंबाई मानी जाती है। इसके बाद में कह सकते हैं सर सियाचिन अपने आप में एक युद्ध स्थल है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर से कई प्रकार की नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि अपन श्योक नदी की बात करें, अपन सिगार नदी की बात करें, अपन गिलगित नदी की बात करें, और इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गिलगित नदी, और एक इससे नदी निकलती है जिसको नाम गिलगित नहीं, वहां पर गलवान नदी है। और वो जो गलवान नदी है गलवान वैली या गलवान घाटी का निर्माण करती है। और ये जो गलवान घाटी है वो भारत और चाइना के मध्य जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका निर्धारण करती है। और आपको पता होगा ये चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि भारत और चाइना के मिलिट्री वहां पर तैनात है, उनके बीच में जो झड़पें होती हैं उनको लेकर चर्चा में रहता है। और वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है गलवान। और वो गलवान नदी क्या करती है, गलवान घाटी का निर्माण करती है, ये बनाती है सर गलवान घाटी। और गलवान घाटी है यही कौन सी सीमा का निर्धारण करती है, LAC का निर्माण करती है, जो कि भारत और चाइना के मध्य है। तो दोस्तों आज की क्लासेस में हमने देखा भारत के भौतिक प्रदेशों की हमने शुरुआत करी थी। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबको हमने क्लासिफाइड किया था कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। सबसे पहले हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात करी। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा। उसमें सबसे पहले हमने कहा था ट्रांस हिमालय बनता है, यानी कि जिसका हिमालय से कोई वास्ता नहीं है, हिमालय से बहुत पहले जिसका निर्माण हो चुका था। और उसमें 3 श्रृंखलाएं पाई जाती, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो सबसे पहले हमने काराकोरम श्रेणी के बारे में अध्ययन किया। आने वाली क्लासेस में अपन लद्दाख और जास्कर के साथ में अध्ययन करेंगे, और जो भी तथ्य हमारे बनते हैं ट्रांस हिमालय के संबंध में उसको अपन कंक्लूड करेंगे। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।